हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ है, जिसके अंदर हम कम्प्लीटली 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का ये लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे जो नवंबर मंथ के समय में कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर की जो न्यूज़ रही हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। हर एक स्टेज में आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखने के लिए मिलती है, चाहे वो प्रीलिम्स का पार्ट हो, चाहे वो मेंस का पार्ट हो। क्योंकि आप देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर भी जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर डायरेक्टली आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो पेंटिंग से रिलेटेड हो, या कोई राजा का रिलेटेड कोई आर्किटेक्चर का पूछ लिया हो क्वेश्चन, या कोई टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, या किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो न्यूज़ के अंदर रहा हो और उससे इनडायरेक्टली वे में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया हो। तो इस तरीके से जो आर्ट एंड कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ आप देखिए कि जो हमारी एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है, जो हमारी एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है, तो उसके भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो उनसे भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की जो पर्सनैलिटीज न्यूज़ के अंदर रहती हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी डेडिकेटेड वे में रीड करना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर से जो कनेक्टेड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है, नवंबर मंथ के जो जो करंट इवेंट्स जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं उसके बारे में जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करें। इससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट, जून मंथ का हमने जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट किया है आर्ट एंड कल्चर का। आप जाके उनको देखिए, उन वीडियोज़ को बार बार उनको रिवाइज कीजिए। अगर आपने 1 या 2 बार उनको देख लिया है, उनके नोट्स बना लिए हैं, उनको रिवाइज भी कर लिया है, तो उसके बाद में अगर आपको रिवाइज करना है तो आप यूट्यूब के ऊपर जो फैसिलिटी है 2x स्पीड करके आप उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर रिवीजन ही एक इम्पोर्टेंट पिलर है जो पार्ट प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। क्योंकि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया है, जिससे वो आपको अच्छे से याद हो पाया और आप एग्ज़ाम में उसको, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को रिकॉल कर सको एग्ज़ाम के समय में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है, हमने जो जून मंथ के जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। जुलाई के डिस्कस किए हैं, दिसंबर के डिस्कस किए हैं। आज हम नवंबर का करने वाले हैं और जल्दी आपके लिए जो सारे वीडियोज़ हैं ये फरवरी के एंड तक जो कंप्लीट करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, सभी के जो करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है स्टूडेंट्स, उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। अब ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर क्यों था, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर इस वजह से था, जो नवंबर मंथ की जो मन की बात है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ करते हैं मन की बात। तो उस मन की बात के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडियन म्यूजिक है उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया था। इंडियन म्यूजिक की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया कि म्यूजिक की जो इम्पोर्टेंस है किसी भी पर्सन की जो लाइफ में है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और हमारा जो ये कल्चर है, जो हमारा ये जो गॉड गिफ्टेड हमारे जो एंशियंट फोर फादर्स हैं उनके द्वारा जो हमें ये कल्चर दिया गया है, म्यूजिक का हो, आर्किटेक्चर का हो, उसको प्रिजर्व रखना, उस कंपोजिट कल्चर को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको निभानी चाहिए। क्योंकि बताया गया है कि इंडिया बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन का एक कंट्री माना जाता है, जहाँ हर एक टाइप की जो ट्रेडिशन है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। हर एक कम्युनिटी का यहाँ पे एक कल्चर है, हर एक कम्युनिटी का हर हर 10 किलोमीटर के ऊपर डायलेक्ट चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, रहन सहन का जो तरीका है, जो ट्रेडिशन है वो भी चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो डाइवर्स कल्चर है वो देखने के लिए मिलता है हमारे कंट्री में। अगर हम बात करें म्यूजिक की, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात प्रोग्राम के अंदर हाईलाइट किया, तो स्टूडेंट्स जो म्यूजिक है बेसिकली
इंडियन अगर हम म्यूजिक की बात करें तो इंडियन म्यूजिक को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है, दूसरा कार्नेटिक म्यूजिक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है। जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है वहाँ पे ये हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो देखने के लिए मिलता है। और जो कार्नेटिक म्यूजिक है, जो ओरिजिनल फॉर्म का जो म्यूजिक है, जो किसी भी बाहर से जो इन्वेडर्स आए उनके साथ में मिक्स नहीं हो पाया, उसको हम कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। वो आपको सदर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि सदर्न इंडिया के पार्ट के अंदर जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके बिहाइंड में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा एक बार मेंस के समय क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो पानीपत का जो एरिया है, जो दिल्ली और पंजाब का ये जो एरिया, हरियाणा पंजाब का जो एरिया है, वहीं पे ये बहुत सारी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो क्यों यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म का म्यूजिक रहा है। तो उसके बिहाइंड में रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जो नॉर्दर्न इंडिया का रीजन्स हैं, यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया का जो रीजन है, जो मैक्सिमम आपको अटैक्स हैं वो आपको नॉर्थ वेस्ट के रीजन से देखने के लिए मिलेंगे, जो फॉरेन इन्वेजन है। और जब भी कोई फॉरेन इन्वेजन होता है, कोई भी किंग या यहाँ पे आती है कोई नई डायनेस्टी, तो अपने साथ में वो अपना जो कल्चर है, वो अपने जो जो भी उनके ट्रेडिशन है वो साथ लेके आते हैं, उसको यहाँ मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर स्पेशली गाया जाता है, उसके अंदर आपको अरब लोगों का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो पर्शियन लोग हैं, जो अफगान के जो लोग हैं, जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग किया करते थे, उन सभी का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो सदर्न इंडिया के पार्ट के अंदर गाया जाता है, तो ये कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, इसके अंदर आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द इंडिजीनियस म्यूजिक है, कम्प्लीटली अपना ही खुद का फॉर्म है, इसलिए उसके अंदर कोई भी यहाँ पे स्कोप नहीं है उसको चेंज करने की। और वहाँ कम्प्लीटली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे वोकल जो वर्ड है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक में। हिंदुस्तानी म्यूजिक को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस घराना देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो जयपुर घराना है, जो लखनऊ घराना है, ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, क्या म्यूजिक से हैं, क्या पेंटिंग से हैं। तो ये म्यूजिक सेक्टर जो है उसी से रिलेटेड है। आपको अलग अलग जो घराना है वो देखने के लिए मिलेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर। हिंदुस्तानी म्यूजिक को यहाँ पे जो क्लासिकल फॉर्म में जो डिफ़ाइन किया गया है वो आप देखिए, ध्रुपद है जो बेसिकली अकबर के समय में अपने जैनित के ऊपर पहुंचा था। सबसे ओल्डेस्ट बोलते हैं ध्रुपद फॉर्म ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक को, जिसको हरिदास और तानसेन गाया करते थे। तानसेन जो ग्वालियर घराने से बिलोंग किया करते थे। ख्याल है, तराना का स्टाइल है। सेमी क्लासिकल में आपको ठुमरी आपको देखने के लिए मिलेगा, गज़ल आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल फॉर्म है, इसके अलावा इसमें कोई भी स्कोप नहीं है, चेंज करने का नहीं है। एक ही पार्टिकुलर यहाँ पे स्कूल है वो चला करती है, कोई भी यहाँ पे जो घराना कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो राग के ऊपर जो डिपेंड करता है, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर 6 मेजर राग हैं। बट आपको जो कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक के अंदर आपको जो डिफरेंट टाइप का जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर इनको क्लासीफाई किया गया है हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक को। अगर हम बात करें कार्नेटिक म्यूजिक को, जिसे सदर्न इंडिया के अंदर गाया जाता है और जिसको प्योर इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ म्यूजिक के रूप में जाना जाता है, तो उस कार्नेटिक फॉर्म ऑफ जो म्यूजिक है उसकी एक ट्रिनिटी हुआ करती थी, जिसे हम जानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कार्नेटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक से जुड़ी हैं। वो है यहाँ पे त्यागराज, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कुछ 1 ईयर पहले ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर भी था। त्यागराज हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितार हैं वहाँ पे, मुत्तुस्वामी दीक्षितार हैं। इसके अलावा श्यामा शास्त्री हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिसे ट्रिनिटी ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑनरेबल पीएम ने अपनी जो मन की बात प्रोग्राम के अंदर जो पोइट भर्तृहरि हैं उनको यहाँ पे कोट किया था। उनकी जो नीति शतक है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो आपको पता होना चाहिए कि नीति शतक बेसिकली भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। ये एक राजा भी हुआ करते थे, बाद में ये सेंट के रूप में पूजे गए हैं, सेंट के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा ऑनरेबल पीएम के द्वारा जो नागा कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्रिएट किया गया है,
तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि नागा का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट किया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड टॉपिक था। हमारे ऑनरेबल पीएम ने अपने मन की बात प्रोग्राम के अंदर इंडियन म्यूजिक की बात की। हमने देखा हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय के बारे में है। 1 साल तक इनका सेलिब्रेशन होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इन युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय जी का जो 250 बर्थ एनिवर्सरी है उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनके नाम के आगे जो राजा लगता है, एक बार इनको ब्रिटेन जाना पड़ा था, तो जो अकबर सेकंड नाम के जो राजा हैं, जो अकबर सेकंड नाम के जो राजा थे, उन्होंने ये जो राजा का जो टाइटल है वो इनको दिया था कि अगर आप ब्रिटेन जा रहे हो राजा के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वहाँ की जब वो रानी एलिजाबेथ से आप मिलोगे तो अपने आप को जब आप प्रेजेंट करो तो राजा के रूप में आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसलिए इनका जो नाम के आगे है जो राजा है वो लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस के रूप में इनको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर में भी। बेसिकली इन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनको इनके द्वारा अपोज किया गया। हमारी सोसाइटी में, हमारे जो रिलीजन के अंदर में जो भी ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हुआ करते थे उनको इन्होंने अपोज किया था। मूर्ति पूजा के खिलाफ हुआ करते थे। मोनोथीज्म को इनके द्वारा एंडोर्स किया गया। इनकी एक किताब भी है, एक गिफ्ट टू द मोनोथीज्म, एक किताब भी है इनकी। सबसे पहले इनके द्वारा स्टूडेंट्स 1814 के समय में आत्मीय सभा नाम की एक इंस्टीट्यूशन है वो स्टार्ट की गई थी। आत्मीय सभा इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। बाद में इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज है, जो ब्रह्म समाज है उसको इनके द्वारा स्टार्ट किया गया 1829 के समय में, और फिर इनकी डेथ होती है। बाद में आपको ब्रह्म समाज की काफ़ी सारी जो ब्रांचेज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो ब्रह्म समाज 1829 में जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उनके साथ में इन्होंने जो ब्रह्म समाज है उसको स्टार्ट किया था। फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस के रूप में इस वजह से जाना जाता है। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए वो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले उस समय एक सोशल एविल हुआ करता था। सती नाम की एक प्रथा है वो इंडिया में चला करती थी। तो सती प्रथा को अबोलिश करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसको यहाँ पे अबोलिश करवाया। 1829-28 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा जो सती अबोलिशमेंट एक्ट है वो पास किया गया, और वो एक्ट पास होने के बाद में सती को धीरे धीरे अबोलिश किया गया। तो हमारे जो सोशल एविल्स हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई। काफ़ी सारी लैंग्वेज ये जाना करते थे, मल्टीपल लैंग्वेज के जानकार हुआ करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इस वजह से इन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेज के अंदर जो किताबें हैं वो लिखी हैं। एक गिफ्ट टू मोनोथीज्म इनकी जो किताब है ये पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया। अभी ये न्यूज़ के अंदर क्यों थे, क्योंकि इनकी 250 बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। वैसे तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है स्टूडेंट्स वो मई के मंथ में आती है, बट हमारे गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट किया गया है। तो थ्रू आउट द ईयर आपको इनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसके बारे में काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमारे सोशल एविल्स को रिमूव करते हुए हमारी सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाने की जो स्टार्ट है वो इनके द्वारा की गई थी। सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इन्हीं सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स को देखते हुए 1813 के समय में जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उस समय में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था। जो ब्रिटेन की जो हुकूमत हुआ करती थी हमारे ऊपर, वो 1813 के चार्टर एक्ट में इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया। बेसिकली एजुकेशन पर्पस से अलाउ किया गया था, बट वहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनका मकसद ये था कि 1813 के उस एक्ट के थ्रू, क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू, जो सोशल एविल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर उस समय सोशल एविल्स हुआ करते थे, उनको देखते हुए जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो शायद क्रिश्चियनिटी के लिए अट्रैक्ट होंगे, और क्रिश्चियनिटी के लिए वो अट्रैक्ट होने के साथ ही वो अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, जो फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस हैं राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने हमारे जो रिलीजन है उसी को चेंज करने से रिलेटेड इनके द्वारा मूवमेंट किया गया कि हमारे द्वारा जो हमारा ही सोशल एविल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, और हमारे रिलीजन को यहाँ पे जो प्रमोट किया जाएगा, उसी की जो अच्छी आदतें हैं उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी, जो गुड हैबिट्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है मानगढ़ धाम के बारे में। ये टॉपिक हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जुलाई मंथ के समय भी इसको डिस्कस किया था। इसे इवन हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट किए हैं यहाँ पे। मानगढ़ जो धाम है राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है। ऑनरेबल पीएम के द्वारा वहाँ पे बताया गया, बेसिकली जो मानगढ़ है वो एक सेक्रेड, एक शेयर्ड हेरिटेज है। यहाँ पे सिर्फ राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो स्टेट हैं वो भी अपना यहाँ पे हेरिटेज के रूप में इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हेरिटेज जो है जो गुरु गोविंद सिंह हैं जिनके द्वारा जो मानगढ़ धाम जो बनाया गया था और वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो गोलीबारी की गई थी 1913 के समय में, तो मानगढ़ धाम के अंदर आपको इन चारों स्टेट्स की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो एसोसिएटेड आपको दिखती है। ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ अपने आप को कनेक्टेड मानती है गुरु गोविंद गुरु के साथ में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानगढ़ धाम क्यों न्यूज़ के अंदर होता है और बेसिकली क्या एक रीजन है, तो स्टूडेंट्स 17 नवंबर है 1913 का। 1913 का जो 17 नवंबर है उस दिन गुरु गोविंद सिंह अपने कुछ जो उनके जो ट्राइबल जो उनके एसोसिएटेड हैं उनसे जो कनेक्टेड जो लोग थे उनको लेके जो मानगढ़ धाम है, जो एक पहाड़ी का एक इलाका है, मानगढ़ राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, सदर्न राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उसी समय में ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा गोली चलाई जाती हैं इनके ऊपर और 1500 के आसपास जो ट्राइबल्स हैं उनको मार दिया गया था। तो इसको बेसिकली कभी कभी जो मानगढ़ धाम का जो मैसेक्रे हुआ था उसको कभी कभी जो ट्राइबल्स का जलियांवाला बाग के रूप में भी जाना जाता है, कि जनजातियों का जो जलियांवाला बाग है उसके रूप में भी इसको बोला जाता है। अगर हम बात करें गुरु गोविंद की, तो गुरु गोविंद बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी थे। ये डिफरेंट हैं, जो 10th सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जो हैं उनसे ये डिफरेंट है गुरु गोविंद। ये रिवॉल्यूशनरी पर्सन हैं, ट्राइबल्स के लीडर हुआ करते थे मानगढ़ के एरिया से। ये ट्राइबल्स को बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स के मूवमेंट की तरफ है उनकी तरफ उनको अट्रैक्ट करते थे। जो सोशल एविल्स हुआ करती थी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर उसको ये छोड़ने की बात करते थे, उसको रिमूव करने की इनके द्वारा बात की गई है। इनके साथ में जो ट्राइबल कम्युनिटी बेसिकली एसोसिएट हुआ करती थी वो भील नाम की एक कम्युनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, और जो गरासिया नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आपको इनसे एसोसिएटेड है, इनसे कनेक्टेड है, वो देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती से ये इम्प्रेस हुए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा जिस तरीके से रिवाइवल मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए, जो शुद्धि मूवमेंट्स को स्टार्ट किया गया कि अपने रिलीजन को रिवाइवल किया जा सके, उनकी जो एविल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है, इसके अलावा काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स हैं वो इनके द्वारा स्टार्ट किए गए। उन्हीं से इंस्पायर होते हुए इनके द्वारा एक संप सभा है 1883 के समय में, इनके द्वारा एक सभा है, संप सभा मीन्स द यूनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिटी से रिलेटेड, वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई गुरु गोविंद के द्वारा। 1883 में जो संप सभा है इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने स्टार्ट किए। बट इनके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को देखते हुए वहाँ पे जो नियर बाई जो स्टेट्स हुआ करते थे इनके आसपास के एरिया में, उनको लगा कि बेसिकली एक थ्रेट के रूप में देखा कि ये ट्राइबल्स को यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं। जो फोर्स लेबर हुआ करती थी उसको ये करने से मना करते थे कि अगर आप काम करते हो तो आपको जो कोई पैसा है वो मिलना चाहिए, फोर्स लेबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो स्टेट्स हुआ करते थे उसने इसको थ्रेट के रूप में देखा। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। इनके द्वारा ऐसे ही एक भगत मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था, भगत मूवमेंट, जो इनका धूनी एक बेसिकली जहाँ पे ये हवन किया करते थे उसको धूनी बोलते हैं। तो 1908 में जो भगत मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, उस फायर के राउंड जो ट्राइबल्स है वो रेगुलरली इनसे मिलने लगे और इसको एक थ्रेट के रूप में वहाँ के जो लोकल जो राजा लोग हैं उनके द्वारा थ्रेट के रूप में देखा गया। और स्टूडेंट्स उसके बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि इसी धूनी पे एक दिन मानगढ़ की पहाड़ियों पे ये लोग इकट्ठे होते हैं 1913 के समय में, और इनको अंग्रेज़ों के द्वारा जो गोली है वो चला दी जाती है। तो गुरु गोविंद के जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हैं वो संप सभा है, ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की गई है, भगत मूवमेंट की इनके द्वारा बात की गई है। तो ये सब इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं वो किए गए हैं।
तो स्टूडेंट्स ये गुरु गोविंद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो उनके इवेंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, और इनके बारे में जो हमने इनके ऊपर जो गोली चलाई जाती हैं 17 नवंबर 1913 को, जिसमें 1500 के आसपास जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से जो मानगढ़ धाम है उसको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्लेस के रूप में उभरा है रिसेंट समय में, क्योंकि ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनको प्रॉपर जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिल पाया हमारा जो हिस्ट्री है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने जनजातीय गौरव दिवस है उसे स्टार्ट किया है। जो 15 नवंबर का जो दिन है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि आदिवासी लोगों का जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उसका क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के हर एक फेज के अंदर में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस को स्टार्ट किया गया। जो ट्राइबल्स के सबसे बड़े जो भगवान हैं, भगवान बिरसा मुंडा, उनका जन्म इसी दिन हुआ था 15 नवंबर को, तो उनके जो बर्थ है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जो बर्थ है, हमारे ऑनरेबल पीएम ने जब जनजातीय गौरव दिवस का जो स्पीच दिया था तो उसमें काफ़ी सारी जो ट्राइबल जो लीडर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की है, जिसमें आप देखिए कि जो रंपा रिबेलियन है, जो रंपा मूवमेंट है, उसके अल्लूरी सीतारामन राजू हैं, सीताराम राजू के बारे में भी बात की है। इनके बारे में हमने जुलाई के करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। मद्रास जो फॉरेस्ट एक्ट आया उसको ये रिमूव करवाने में इनके द्वारा रिमूव कराया गया। वहाँ पे बेसिकली जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस की जाती है वो नहीं उसको डिसअलाउ किया गया था उस एक्ट के द्वारा। अल्लूरी सीतारामन राजू उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाते हैं। रंपा रिबेलियन कहा इन्होंने स्टार्ट किया। मन्यम वीरुडू के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे हर एक मूवमेंट के अंदर आपको जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो डिफरेंट मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सीडो और कानू का आपको अगर हम बात करें कि स्टूडेंट सीडो और कानू का आपको जो संताल रिबेलियन है जस्ट बिफोर द 1857 आपको देखने के लिए मिलेगी। संताल के जो परगना के अंदर इनकी रिवोल्ट होती है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुरु गोविंद जी के बारे में बताया गया है जो मानगढ़ धाम के ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया। तो 15 नवंबर का जो दिन है जिसे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो गौरव है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके अनसंग हीरोज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें भगवान बिरसा मुंडा की, जिनकी याद में जो जनजातीय गौरव दिवस स्टार्ट किया गया है, भगवान बिरसा मुंडा बेसिकली छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है उस एरिया से बिलोंग करा करते थे। उसकी जो मुंडा ट्राइब है उससे बिलोंग करते थे। इनको धरती आबा के रूप से जाना जाता है, मीन्स द फादर ऑफ अर्थ के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली एक फेथ है, बिरसेट नाम का जो फेथ है वो स्टार्ट किया गया था। ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं जिसमें स्पेशली जो मुंडा ट्राइब है, जो ओरोन जो ट्राइब है, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके द्वारा बेसिकली इस जो इनका बिरसेट नाम का जो फेथ है जो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया उसको ज्वाइन किया। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है, इनके द्वारा एक रिवोल्ट की जाती है। रिवोल्ट का नाम दिया गया है उलगुलन या ग्रेट तुमलूत नाम से जो मूवमेंट है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इन मूवमेंट का इनका मेन एम ये था कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, यूपीएससी के द्वारा इनसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उलगुलन बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो इनका मेन यहाँ पे एम ये था कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ से निकालना है, और यहाँ पे जो मुंडा कम्युनिटी के जो मुंडा ट्राइब के जो लोग हैं उनका जो राज है, जो जनजातीय हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका अपना रूल है वो इस्टेब्लिश करना है। बट बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया जाता है, इनकी डेथ होती है जेल के अंदर, जो कोलेरा की वजह से इनकी डेथ बताई गई है। और इन्हीं के जो डेथ के बाद में, इनके मूवमेंट के बाद में स्टूडेंट देखने के लिए मिलता है कि छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है, स्टूडेंट्स बेसिकली ये टेनेंसी है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908 के अंदर में पास किया गया, जिसके अंदर छोटा नागपुर जो प्लेट्यू रीजन है उसमें ट्राइबल्स को एक ऑटोनोमस जो पावर है वो गेन की गई छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी से रिलेटेड उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे फ्रीडम फाइटर में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो अनसंग हीरोज़ रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी को, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा, अब ये है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। बेसिकली ब्रॉन्ज की बनाई हुई ये स्टैच्यू है,
और इसको जो नाडा प्रभा केम्पे गौड़ा हैं, जो बेसिकली जो बेंगलोर नाम की जो सिटी है उसके फाउंडर हैं, ये उसको स्थापना करने वाले हैं, विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। तो नाडा प्रभा केम्पे गौड़ा हैं, उनकी ये जो स्टैचू है वो लगाई गई है बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसी के पास में ही। तो नाडा प्रभा केम्पे गौड़ा की सबसे टॉलेस्ट ये ब्रेंज स्टैचू आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, ये वो पर्सनैलिटी हैं, विजयनगर एम्पायर से बिलोंग किया करते थे, उसके ये चीफ्टेन हुआ करते थे। इनकी एक कम्युनिटी है वोका लिग्गा नाम की जो कम्युनिटी है उससे ये बिलोंग किया करते थे। इसके अलावा इनके द्वारा जो बेंगलोर की जो नाम की जो सिटी है, जो प्रेजेंट समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी बेंगलोर सिटी के ये फाउंडर हैं। इन्होंने उस सिटी को फाउंड किया था। जब सिटी को इन्होंने फाउंड किया तो इन्होंने अराउंड 1000 के आसपास जो लेक्स हैं वो इस्टेब्लिश की थी। सिटी की जो ड्रिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए, जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, इसके अलावा जो सिटी की जो एग्रीकल्चर की जो नीड है उसको भी फुलफ़िल करने के लिए। आपको अब प्रेजेंट समय में भी अगर आप बेंगलोर विजिट करोगे तो आपको काफ़ी सारे जो गार्डन्स है वो देखने के लिए मिलेंगे बेंगलोर के अंदर में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यहाँ पे नाडा प्रभा केम्पे गौड़ा के याद के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई है, उन्हीं की जो स्टैचू है वो इस्टेब्लिश की गई है। ब्रोंज की स्टैचू है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टॉलेस्ट ये ब्रोंज की स्टैचू है जो लगाई गई है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के रूप में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टैचू ऑफ पीस किसके लिए है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसके लिए है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी याद में लगाई गई है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए। स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विजयनगर एम्पायर की, तो 1336 में इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है। हम्पी के अंदर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। हरिहर एंड बुक्का नाम की जो पर्सनैलिटी हैं उनके द्वारा इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया। इस एम्पायर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 4 इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी हैं वो यहाँ पे आएंगी, सुलवा हैं, तुलवा हैं, और इसी एक विजयनगर एम्पायर की एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी के एक रूलर हैं कृष्णदेव राय नाम के एक इम्पोर्टेंट रूलर आएंगे। उन्होंने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके द्वारा किए गए हैं। कृष्णदेव राय से रिलेटेड यूपीएससी ने अपने मेंस के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था पिछले कुछ सालों में, 2-4 साल पहले ही। तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर एम्पायर के बारे में, इनके जो आर्किटेक्चर हैं उनके बारे में, क्योंकि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड इनके जो टेम्पल हैं, विजयनगर एम्पायर के समय में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उसी से रिलेटेड यूपीएससी ने 2019 के समय में भी क्वेश्चन पूछा था। तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर है सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और उन्हीं से रिलेटेड ये पर्सनैलिटी हैं नाडा प्रभु केम्पे गौड़ा। इनकी जो ब्रोंज की जो स्टैचू है वो लगाई गई है बेंगलोर के अंदर में। और इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर का जो इवेंट है उसको हमने जून मंथ का जो करंट अफेयर्स हैं उनके अंदर भी डिस्कस किया था, उस समय भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है लचित बारफुकान के बारे में। लचित बारफुकान बेसिकली एक सेना के नायक हैं, जनरल हैं, जो अहोम नाम का जो किंगडम हुआ करता था उसके ये जनरल हैं। इनकी 400 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई थी। 24 नवंबर 1622 के समय ये पैदा हुए थे, इनका बर्थ आता है। तो इनकी जो 400 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट की गई, क्योंकि ये बेसिकली हमारे अनसंग हीरो हैं उस समय के। तो उन अनसंग हीरोज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट किए गए। तो उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है लचित बरफुकान हैं, उनको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। अगर हम बात करें कि लचित बरफुकान का क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे योगदान है हमारी हिस्ट्री के समय में भी, तो स्टूडेंट्स जो अहोम नाम का जो किंग है, अहोम नाम का किंग के अंदर जो राजा हुआ करते थे, चंद्रध्वज सिंगा नाम के जो राजा हैं वो हुआ करते थे। उसके अंदर लचित बरफुकान उनके एक इम्पोर्टेंट बारफुकान है। बारफुकान मीन्स द जनरल हैं, तो नाम तो इनका लचित है, बारफुकान ये इनका जो जनरलशिप के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। बारफुकान के द्वारा इम्पोर्टेंट काम ये थे कि गोरिल्ला जो वॉर की जो टेक्निक्स हैं उनको अडोप्ट करना, वॉरफेयर जो टेक्निक्स हैं उनको अडोप्ट करना, किस तरीके से जो आत्मनिर्भर जो सेल्फ डिपेंडेंसी है डिफेंस सेक्टर में उसको अचीव करना। क्योंकि आप देखिए कि लचित बारफुकान के नाम से हमारी जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है, जो हमारी नेशनल डिफेंस अकेडमी है उसके अंदर सबसे बेस्ट जो कैडेट होता है उसको लचित बारफुकान गोल्ड मेडल है वो दिया जाता है। ये आत्मनिर्भर जो सेल्फ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ये एक एग्जाम्पल के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है।
लचित बारफुकान अहोम से बिलोंग किया करते थे, अहोम किंगडम से, जो हमारे ईस्टर्न एरिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे ये लोग रूल किया करते थे। अहोम किंगडम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अहोम किंगडम के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा 1228 से लेकर 1826 तक का जो समय है, उस समय तक अहोम का जो किंगडम है, उन्होंने जो आसाम का जो एरिया है उसके ऊपर 600 साल तक इन्होंने रूल किया। इस किंगडम के द्वारा रूल किया गया 600 साल तक के समय तक इस आसाम के ऊपर इन जो अहोम नाम का किंगडम है उसके द्वारा रूल किया गया। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ग्रेट मुगल्स हैं, जिनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता है, उनका भी समय रहा, बट वो भी इस एरिया के अंदर नहीं एंटर कर पाए। औरंगजेब के समय में वो लोग गए थे, बट उसी समय में लचित बारफुकन के द्वारा वहाँ पे एक लड़ाई की जाती है जिसे बैटल ऑफ सराय घाट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। उसी बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर बेसिकली औरंगजेब की यहाँ पे जो सेना है उसको डिफीट किया जाता है, मुगल्स की जो सेना है उसको डिफीट किया जाता है। तो ये इतने समय तक रूल किए। 1826 के समय में ये जो एरिया है अहोम का, जो ये आसाम का जो एरिया है, ये एरिया ब्रिटिश के अधीन आया, ब्रिटिश के अंडर में आया। उसके बिहाइंड में रीजन ये था, एंग्लो बर्मा वॉर होती है, एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी, जो एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी 1826 की। उसके बाद में एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ यांगडापो, या ट्रीटी ऑफ योंगडापो जो साइन की गई थी 1826 में। उसके बाद में जो ये एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर में आया, ब्रिटिश की पावर के अंडर में आया। नहीं, 600 साल तक ये एरिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहा, अपना अहोम इनका जो रूलर है, इनका जो ट्रेडिशन है वो वहाँ पे मेंटेन रहा। जो मुगल्स हैं वो भी इसको कैप्चर नहीं कर पाए। अगर हम बात करें मुगल्स के कैप्चर की, तो मुगल्स में जो जहांगीर का जो समय है, जो 1615 से लेकर 1882 के समय तक कंटिन्यू मुगल्स के द्वारा यहाँ पे अटैक किए गए, अलग अलग तरीके से अटैक किए गए। जिसके अंदर 1663 जब औरंगजेब का समय था, तो उस समय एक राजस्थान के अंदर जो जयपुर घराना जो है, जयपुर का जो रियासत जो हुआ करती थी, उसी आमेर की रियासत के एक राजा थे, राजा राम सिंह। उनकी लीडरशिप में यहाँ पे जो मुगल्स की जो सेना जाती है, वो जो अहोम का एम्पायर है उसकी जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लेती है 1663 के समय में। 1663 में कैप्चर करती है, बट 1671 के समय में एट द बैंक ऑफ द डेट ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक के ऊपर में एक बैटल लड़ी जाती है, जिसे बैटल ऑफ सराय घाट के रूप से जानते हैं। अहोम की आर्मी के द्वारा जो मुग़ल की आर्मी है उसको डिफीट किया जाता है, और अहोम्स के द्वारा जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया जाता है। अगर हम बात करें कि अहोम्स के बारे में, तो अहोम्स बेसिकली स्टूडेंट्स ये एम्पायर के जो लोग हुआ करते थे, बोट ब्रिज के रूप में ये जाना करते थे। पानी के मैदान के अंदर जो रिवर है उसके अंदर ये लड़ाई लड़ सकते थे। इस तरीके की इनकी गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स हुआ करती थी, तो काफ़ी डिफरेंट थे। जो लचित बोरफुकान हैं उनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया गया। इसी बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर इन्होंने जो आर्मी है उसको लीड किया था, और जो मुगल्स की जो आर्मी है उसको यहाँ पे डिफीट किया, और अपने एम्पायर को इन्होंने कैप्चर करके रखा, अपना जो ट्रेडिशन है उसको कंजर्व करके रखा। क्योंकि अगर मुगल्स वहाँ पे एंटर करते तो इनका जो खुद का जो ट्रेडिशन है उसके अंदर में चेंज आपको दिखाई देते। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं लचित बरफुकान, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 2021 के अंदर जो ये अवार्ड है, ये एनजीओ प्रथम आपने रीड किया होगा, एसर नाम की जो रिपोर्ट है उससे रिलेटेड ये एनजीओ है। एजुकेशन से फील्ड ये वर्क करता रहता है, एजुकेशन से सेक्टर से रिलेटेड एसोसिएटेड एनजीओ है। तो एनजीओ प्रथम को ये अवार्ड है वो दिया गया है। ये अवार्ड एनुअली बेसिस पे जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है उनके द्वारा दिया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया जाता है। आप देखिए कि 2015 के समय में इनके द्वारा जो इसरो है उसको ये अवार्ड दिया गया था। तो इंदिरा गांधी जो प्राइज फॉर द पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है, इसको स्टार्ट किया गया था 1986 के समय में। 1986 में क्या हुआ कि 1984 के समय जो इंदिरा गांधी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जब डेथ हुई, उसके बाद में उनकी याद के अंदर ये जो अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया था 1986 के समय में। और इस साल जो अवार्ड दिया गया है वो एनजीओ प्रथम को दिया गया है। एनजीओ प्रथम के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एनजीओ प्रथम के द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो निकाली जाती है, जिसमें 3 साल से लेकर जो 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट कैसा है, स्कूल के अंदर वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं,
या प्राइवेट स्कूल के अंदर हैं या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हैं, तो स्कूल एजुकेशन के स्टेटस से रिलेटेड ये अपना एक रिपोर्ट है वो निकालते हैं, जिसे एसर की रिपोर्ट बोलते हैं। हम उसको रीड भी करते हैं, कोट भी करते हैं हम एग्ज़ाम्स के अंदर में। इसके अलावा ये अगर हम बात करें इनका ये जो सर्वे है, एसर का ये जो सर्वे है एनजीओ प्रथम का, तो ये रूरल है, रूरल बेस है, सिटीजन लेड सर्वे है, हाउस होल्ड बेस सर्वे है एनजीओ प्रथम का। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड और भी सर्वे हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है जो एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, पीसा का सर्वे है जो ओईसीडी की जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इंदिरा गांधी जो प्राइज फॉर द पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है वो एनजीओ प्रथम को दिया गया है, और ये इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है उसके द्वारा ये अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चार मीनार से रिलेटेड है, और रिसेंटली जो कुतुब शाही मोन्यूमेंट्स हैं जिसमें हैदराबाद गोलकोंडा का जो फोर्ट है, कुतुब शाही टॉम्स हैं, उनको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर इनको शामिल किया गया है, कुतुब शाही के जो गोलकोंडा फोर्ट है उन सबको। अगर हम बात करें चार मीनार की, चार मीनार क्यों न्यूज़ के अंदर में था? एक तो चार मीनार इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था, हमारे एक यहाँ पे कांग्रेस की एक पार्टी है, कांग्रेस नाम की जो पार्टी है उसके एक लीडर हैं राहुल गांधी, तो उनके द्वारा चार मीनार के ऊपर जो फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था। उनकी कोई यात्रा थी उस समय में, ये जो फ्लैग है वो होस्ट किया गया था। अगर हम बात करें चार मीनार की, तो चार मीनार बेसिकली स्टूडेंट मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं उनके द्वारा 1591 के समय इसको बनाया गया था। चार मीनार को 1591 के समय इसको बनाया गया। अब किसकी याद में बनाया गया? उनकी जो बेगम है, उनकी जो वाइफ है भागमती, भागमती उनकी वाइफ है, उनकी याद में इन्होंने जो चार मीनार है उसको बनाया था। चार मीनार को बनाने के बिहाइंड में एक रीज़न ये भी था कि चार मीनार को बनाते वक्त इनके द्वारा एक्नोलॉज करना था कि उस समय जो प्लेग नाम की जो बीमारी वो फैली हुई थी उसको इनके द्वारा एलिमिनेट किया गया है। तो उसको एलिमिनेट करने से रिलेटेड इनको एक्नोलेज करवाना था, लोगों को बताना था, इसलिए इन्होंने जो चार मीनार है उसको कंस्ट्रक्ट किया था। अगर हम बात करें इसके जो चार मीनार है उसके कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया, कौन इसके मेन आर्किटेक्ट थे? तो एक ईरानियन आर्किटेक्चर है, एक ईरानियन आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है मीर मोमिन अस्त्रावादी। मीर मोमिन अस्त्रावादी जो पर्सन है उनके द्वारा जो चार मीनार है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1591 के समय में। कुली कुतुब शाह के द्वारा ये जो चार मीनार है इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया अपनी बेगम की याद में, और जो अगर हम बात करें जो प्लेग की जो बीमारी है उसको एलिमिनेट किया गया है, उससे रिलेटेड रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड इस जो बिल्डिंग है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ग्रेनाइट और जो लाइम स्टोन्स हैं, लाइम का जो मोर्टर है उसको यूज किया गया है। इसके अलावा मार्बल भी इसके अंदर यूज किया गया है। इसके जो सबसे ऊपर हमको देखने के लिए मिलता है कि एक मॉस्क्यू वहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा ये जो मूसी रिवर है उसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड है, उसके ईस्टर्न साइड में ये सिचुएटेड है चार मीनार। तो 1591 के समय में कुली कुतुब शाह, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, कुतुब शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। इसी डायनेस्टी से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर हैं, जो टॉम है, जो अगर हम बात करें जो गोलकोंडा का जो फोर्ट है, कुतुब शाही के जो टॉम्स हैं, उनको एक टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो ऑटोमेटिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गए हैं, जो कुतुब शाही डायनेस्टी का जितना भी आर्किटेक्चर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है उदा देवी से रिलेटेड। उदा देवी बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये वो पर्सनैलिटी हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो अवध की जो उस समय महारानी जो बेगम हुआ करती थी, बेगम हजरत महल, उनके ये गार्ड, जिनकी जो स्पेशल फोर्स हुआ करती थी उससे ये रिलेटेड हैं, उनसे ये जुड़ी हुई थी। ये बेसिकली रॉयल गार्ड के रूप में वर्क किया करती थी बेगम हजरत महल के साथ में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, बेसिकली ये पासी कम्युनिटी से बिलोंग किया करती थी, और नवंबर के मंथ में इनको यहाँ पे याद किया गया है उदा देवी को। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली जो इनके एरियाज़ हैं वहाँ पे पासी कम्युनिटी से बिलोंग किया करती हैं। इस कम्युनिटी के द्वारा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड इनके जो इवेंट्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। उदा देवी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पासी कम्युनिटी से हैं, बेगम हजरत महल हैं, उनके रॉयल गार्ड के रूप में इनके द्वारा वर्क किया गया। इनके जो हस्बैंड हैं मक्का पासी, वो भी बेसिकली जो अवध के जो नवाब हैं उनके आर्मी के एक फुट सोल्जर के रूप में इन्होंने वर्क किया है। स्टूडेंट्स, जब 1857 की जब रिवोल्ट का आउटब्रेक हुआ उस समय में जो बेगम हजरत महल है उन्होंने लखनऊ से लीड किया था मूवमेंट को,
और लखनऊ के अंदर जो ब्रिटिश जो ऑफिसर हुआ करते थे वो थे हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस के द्वारा यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं वो लीड की गई थी, ब्रिटिश ट्रूप्स। कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो हेनरी लॉरेंस ने जो लखनऊ है वहाँ पे जो ब्रिटिश की जो ट्रूप्स हैं उनको लीड किया था। उससे रिलेटेड जो उदा देवी है वो न्यूज़ के अंदर में थी, क्योंकि इनका जो बर्थ है उसको सेलिब्रेट किया गया है, इनके एनिवर्सरी को, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर का डिस्कशन था, जिसमें हमने उदा देवी के बारे में डिस्कस किया, चार मीनार के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट जो एनजीओ प्रथम को दिया गया है, जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, एसर की रिपोर्ट निकालता है। लचित बारफुकान के बारे में डिस्कस किया, 400वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है और ये काफ़ी अहोम के एक इम्पोर्टेंट सेनापति रहे हैं। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बैटल ऑफ सराई घाट के अंदर में। हमने डिस्कस किया स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में, जो चीफ्टेन है विजयनगर एम्पायर के, जिन्होंने बेसिकली जो बेंगलोर नाम की जो सिटी है वो इस्टेब्लिश की है, नाडा प्रभु केम्पे गौड़ा, जिनकी याद में ये स्टैच्यू है वो लगाई गई है। हमने डिस्कस किया बिरसा मुंडा के बारे में, जनजातीय गौरव दिवस जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अनसंग हीरोज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है, उसके बारे में। हमने डिस्कस किया गुरु गोविंद सिंह के बारे में, मानगढ़ धाम से रिलेटेड है, ट्राइबल्स को इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इनके ऊपर गोलीबारी की जाती है, बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उनकी डेथ होती है, जिसको ट्राइबल्स का जलियांवाला बाग के रूप में भी जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, हमने युग पुरुष जो राजा राम मोहन रॉय हैं, जिनकी 250 बर्थ एनिवर्सरी है, उनके बारे में डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया इंडियन म्यूजिक्स में, जिसमें हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस किया। जो ट्रिनिटी है कार्नेटिक म्यूजिक की, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा नवंबर मंथ का आर्ट एंड कल्चर का जो डिस्कशन लेक्चर था। अगले जो नेक्स्ट जो मंथ्स हैं उनके बारे में भी जल्दी आपके लिए वीडियो हैं वो अपलोड करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।